गंगा नदी एक राष्ट्रीय नदी होने के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है, क्योंकि यह विश्व के 4 देशों से अपना जल ग्रहण करती है। साथ ही में बात करें तो भारत के 11 राज्यों से यह अपना जल ग्रहण करके अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा नदी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही में हमने देवप्रयाग तक की बात इससे पिछले वाले वीडियो में कवर कर ली थी। आज देवप्रयाग के बाद किस प्रकार से गंगा नदी बहती है, कौन कौन सी सहायक नदियां उसमें आकर मिलती है, कौन कौन से तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद राहुल यूट्यूब चैनल पर। बिना किसी देरी के आज इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तथ्यों से शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो सबसे पहले तथ्य में मैं शामिल करूंगा कि गंगा नदी 4 देशों से अपना जल ग्रहण करती है। जिसमें शामिल हो जाएंगे भारत, चीन, क्योंकि चीन के तिब्बत से यह अपना जल ग्रहण करती है, नेपाल के गोसाई धाम से कोसी नदी निकलती है जिसे सप्तकोसी भी कहा जाता है, जो कि बिहार की शोक नदी भी उसे कहा जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में पद्मा और मेघना नदी गंगा नदी में आके मिलती है, और अंतिम रूप से गंगा नदी को मेघना के नाम से ही जाना जाता है। तो हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे सबके। इसके बाद गंगा नदी से रिलेटेड एक योजना भी चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। सबसे स्टार्टिंग बात करें तो 1985 में एक्शन प्लान लाया गया था, गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान लाया गया था 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दे दिया गया। दो हजार नौ में गंगा नदी में गोंगे डॉल्फिन नामक एक जीव पाया जाता है, जो कि डॉल्फिन मछली की भांति दिखता है। उसे हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था 2009 में। डॉल्फिन राष्ट्रीय जीव। और तथ्य में आगे बढ़े तो गंगा नदी का पानी स्वच्छ रहता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर, प्लस गंगा नदी के पानी में एक बैक्टीरियोफेज नामक एक जीव पाया जाता है, जो कि हानिकारक जीवाणुओं को, विषाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ताकि इससे यह होता है कि गंगा नदी का पानी आपने कई बार सुना होगा कि शुद्ध बना रहता है कई दिनों तक। किसी बर्तन में अगर हम स्टोर करके भी रखें तो उसमें कभी भी हमें बदबू नहीं आती है। तो ये इसके पीछे का ये कारण है। गंगा नदी एक अनुवर्ती नदी है। नदियों के कई प्रकार होते हैं, अनुवर्ती नदी, पूर्ववर्ती, मरुस्थलीय नदी, कई प्रकार होते हैं। पठारों से निकलने वाली नदियां तो कई प्रकार होते हैं। उन्हीं प्रकारों में अनुवर्ती नदी में गंगा नदी को गिना जाता है, जो कि ढाल का अनुसरण करती है। ऐसी नदियों को अनुवर्ती नदी कहा जाता है। तो अनुवर्ती नदी का उदाहरण है साथ ही में गंगा नदी के ऊपर एक योजना भी लाई गई थी, जिसके तहत गंगा नदी के किनारे 10 शहरों को चुना जाएगा और उन्हें स्मार्ट बनाया जाएगा, ताकि वहां के लोगों को गंगा नदी के पानी के बारे में जागरूकता दी जाएगी कि गंगा नदी किस प्रकार की नदी है, कितनी पवित्र नदी है। तो गंगा नदी को प्रदूषित नहीं किया जाए, ऐसे 10 शहरों को चुना जाएगा और उन्हें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया गया था। तो 10 शहरों को उसमें शामिल किया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तराखंड न्यायालय ने गंगा नदी
को। 2017 की बात है, उत्तराखंड न्यायालय ने गंगा नदी को एक जीवित व्यक्ति के रूप में संज्ञा दी थी कि गंगा नदी के उतने ही अधिकार होने चाहिए जितने कि एक जीवित व्यक्ति के होते हैं। तो गंगा नदी को 2017 में उत्तराखंड न्यायालय ने जीवित व्यक्ति की संज्ञा भी दी थी, जीवित व्यक्ति की संज्ञा। तो यहां तक हमने फैक्ट, मात्र और मात्र फैक्ट के बारे में चर्चा की है। अभी मैपिंग के साथ हम गंगा नदी को विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी हमने गंगा नदी से आने वाले फैक्टों के बारे में चर्चा कर ली है। अब गंगा नदी किस प्रकार से बहती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर देवप्रयाग नामक स्थान पे मिलती है और वहां से गंगा नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले जो हमारी गंगा नदी है वो अलग अलग जगहों से अलग अलग धाराओं में बहकर आकर मिल रही थी। तो देवप्रयाग के बाद की बात करें तो यहाँ पे देवप्रयाग है और देवप्रयाग से यह आगे चलती है। आगे सबसे पहले हरिद्वार आता है, जहां से यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मैदानी भागों के बाद यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर नामक जिले से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद यह आके चलती है बिहार में, जहां से नेपाल तिब्बत से नदियां आकर यहाँ पे मिलती है। आगे बिहार की बात करें तो झारखंड के पास नदी आती है। झारखंड और पश्चिमी बंगाल की सीमा पे राजमहल की पहाड़ियां अवस्थित है, वहां से गंगा नदी है वह थोड़ी सी मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद यहाँ पे फरक्का बैराज बना हुआ है और फरक्का बैराज से यह दो भागों में डिवाइड हो जाती है। जो यह वाला भाग है वह हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, हुगली नदी, जो कि पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत है। और बाद यह जो कि बांग्लादेश के अंदर जाता है उसे हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, पद्मा नदी। तो यह गंगा नदी का बेसिक स्ट्रक्चर है। गंगा नदी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में और सबसे कम झारखंड में बहती है, यह भी आप याद रखें। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना नदी है, जो कि कहां से, दाईं ओर से आकर गंगा नदी में मिलती है। यह भी पूछा जाता है कि कौन सा दायां है कौन सा बायां है, तो नीचे वाला हिस्सा तो दायां है, ऊपर बायां है। तो दाईं ओर से सबसे बड़ी नदी मिलती है वह यमुना नदी है और बाईं ओर से सबसे बड़ी सहायक नदी वह घाघरा नदी है, जो कि कई दो नदियों के संगम पर, मतलब दो नदियों के सहयोग से आकर बनती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। और ये एसएससी का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो यहां तक हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर ली है। यह है देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद बात करें तो हरिद्वार से यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, मैदानी भागों में। ठीक है, मैदानी भागों में। और उसके बाद यह बिजनौर, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर नामक जिले से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले बात करें तो यहां पे कन्नौज, उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले कन्नौज, कन्नौज के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद गाजीपुर। ये तीन जगह आपको इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर। कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन आप आराम से देखिए। सबसे पहले कन्नौज, कन्नौज जहां पर गंगा नदी की पहली सहायक नदी आकर मिलती है, जिसका नाम है रामगंगा, जो कि दुधाटोली नामक पहाड़ियों से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, रामगंगा यहां से दुधाटोली नामक पहाड़ियों से निकलती है, दुधाटोली नामक पहाड़ियों से निकलती है और कन्नौज में आके मिल जाती है रामगंगा नदी। ठीक है, जो कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो यहां पर यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी आकर प्रयागराज में मिल जाती है। प्रयागराज में पहले एक नदी और आके मिलती थी, सरस्वती।
गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती वर्तमान में अस्तित्व मात्र इसका रहा है। यमुनोत्री से यमुना नदी आकर प्रयागराज में मिल जाती है। उसके बाद गाजीपुर, गाजीपुर में गोमती नदी आकर मिलती है, जो कि फुलहर झील से निकलती है, जिसे फुलर के नाम से भी जानते हैं। फुलर झील से निकलती है। गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अवस्थित है। लखनऊ एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जरूर इसको भी याद रखें। गाजीपुर में आके मिल जाती है कौन सी नदी? गोमती नदी। तो ये कौन सी नदी है? ये है गोमती नदी। जिसको नहीं दिख रहा है तो वो मेरे शब्दों को सुने, तो कि ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। गोमती नदी आके मिलती है। तो ये हो गई है उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश की यहां तक बात हमने कर ली है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बिहार में चलेंगे। झारखंड में कोई नदी आके नहीं मिलेगी। अंतिम रूप से महानंदा नदी आकर गंगा नदी में मिलती है, जो कि अंतिम सहायक नदी है। उसके बाद हम बंगाल की खाड़ी में चले जाएंगे। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर ली है। बिहार की अब हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर एक और कर रहा हूं। प्रयागराज और कन्नौज के मध्य यहां पर कानपुर शहर अवस्थित है, और कानपुर के बाद गंगा नदी है वह अधिक प्रदूषित हो जाती है। कानपुर से पहले यह इतनी प्रदूषित नहीं रहती है, इतनी प्रदूषित नहीं है, लेकिन कानपुर के बाद गंगा नदी अधिक प्रदूषित हो जाती है। कर्मनासा नदी है, कर्मनासा, ठीक है, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। ऐसा पूछ लिया जाए कि कर्मनासा नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह है गंगा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद हम बिहार की तरफ चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश तक की हमने बात कर ली है। उत्तर प्रदेश के बाद जो महत्वपूर्ण शहर है बिहार के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिहार का पहला क्षेत्र पड़ता है छपरा, जहां पर घाघरा नदी आकर मिलती है। छपरा, अब छपरा पे घाघरा नदी किस प्रकार से आकर मिलती है, तो उसे हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए नेपाल हम बना लेते हैं। तो ये नेपाल है, क्योंकि नेपाल के ऊपर तिब्बत के मापचाचुंग ग्लेशियर से कर्णाली नदी का उद्गम होता है। यहां पे है मापचाचुंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत और नेपाल की सीमा पे है। मापचाचुंग ग्लेशियर से कर्णाली नदी का उद्गम होता है। कर्णाली नदी, और कर्णाली नदी को भारत में जैसे ही प्रवेश करती है तो इसे हम छपरा नदी के नाम से जानते हैं। कर्णाली नदी जैसे ही भारत के अंदर प्रवेश करती है तो हम उसे घाघरा नदी के नाम से जानते हैं, घाघरा। और नेपाल और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा से एक नदी निकलती है, काली नदी, जिसे भारत में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। काली नदी को भारत में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह आके जिस बिंदु पे आके ये यहां पे मिल गई, और यहां पे जैसे आगे नदी बहेगी उसे हम घाघरा नदी के नाम से ही जाना जाता है, उसे हम घाघरा नदी के नाम से ही जाना जाता है। और घाघरा नदी आके छपरा नामक स्थान पे आके मिल जाती है। कहां पे मिल जाती है? छपरा नामक स्थान पे आके मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से, और इसको भी हम घाघरा नदी के नाम से ही जानते हैं, घाघरा। अब उत्तर प्रदेश की सीमा कुछ इस प्रकार से है। देखो, इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो एक अच्छा फैक्ट जान पाओगे, जो कि बहुत ही कम लोगों को याद रहता है। अब वो फैक्ट कौन सा है कि घाघरा नदी, अब यहां पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सीमा कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी को कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक वहां पर अयोध्या शहर अवस्थित है, तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर अवस्थित है। तो वह कौन सी नदी है? वो घाघरा नदी है। ठीक है, तो घाघरा नदी को कई जगह पे ये विवादित भी है, और कई जगह पे इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। वहां पे अयोध्या शहर अवस्थित है। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए थी, जो मैंने आपको बता दी है। अब छपरा के बाद आता है पटना। पटना नामक स्थान पे एक नदी आकर मिलती है।
ठीक है, सोन नदी आकर मिलती है जो कि मेकोल रेंज से मध्य प्रदेश, मेकोल रेंज है ये, मेकोल रेंज से एक सोन नदी निकलती है और सोन नदी पटना नामक स्थान पे आके मिलती है। सोन नदी, ठीक है, तो सोन नदी पटना नामक स्थान पे आके मिलती है। नेपाल से ही एक नदी आके आती है जो कि हाजीपुर, नेपाल से ही एक नदी आती है जिसे गंडक नदी भी कहते हैं, और यह गंडक नदी हाजीपुर नामक स्थान पे आके मिल जाती है। हाजीपुर के बाद यहां पे नेपाल के बात करें तो नेपाल के पूर्वी छोर से एक नदी निकलती है, कोसी नदी, जिसे सप्तकोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है, और वह आके भागलपुर नामक स्थान में, भागलपुर जो कि बिहार के अंदर पड़ता है, भागलपुर में आके मिल जाती है कोसी नदी। कौन से ग्लेशियर से निकलती है यह भी इंपॉर्टेंट है, गोसाई धाम से निकलती है, गोसाई धाम नामक जगह से यह निकलती है कोसी नदी, जिसे सप्तकोसी भी कहा जाता है। कोसी नदी बिहार में शोक नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि यह अपने मार्ग को बदलने के रूप में जानी जाती है। यानी कि अगर ऐसे मान लीजिए कि ये यहां से बह रही थी तो अपने मार्ग को बदल लेती है, ऐसे बहने लग जाएगी, फिर ऐसे बहने लग जाएगी, ऐसे बहने लग जाएगी। इस कारण से इससे किसानों को खेती में बहुत ही ज्यादा हानि होती है। इस कारण से इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल में दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, उसी प्रकार से, ठीक है। तो ये बिहार तक की हमने बात कर ली है, और भागलपुर से पहले कुर्सेला नामक जगह भी बिहार में आती है। तो ये राजमहल की पहाड़ियां हैं, और राजमहल की पहाड़ियों के बाद यहां पे अंतिम रूप से नदी जो सहायक नदी है वो फरक्का बैराज के पास, ये फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज के पास आकर मिलती है, जो कि है महानंदा, ठीक है, महानंदा। और महानंदा ये कौन सी पहाड़ियों से निकलती है यह भी आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं आगे, हुगली नदी के किनारे दो बंदरगाह भी है जो नदिया बंदरगाह के नाम से जाने जाते हैं। एक तो है कलकत्ता बंदरगाह, दूसरा है कलकत्ता बंदरगाह, और दूसरा है जो कि इसका सहायक बंदरगाह उसे कहा जाता है हल्दिया बंदरगाह। ये दोनों नदिया बंदरगाह है। अब हम बात करते हैं आगे। तो हाँ भाइयों, आपने बांग्लादेश के जो स्ट्रक्चर है, बांग्लादेश में किस प्रकार से गंगा नदी रहती है, किस प्रकार से नदी आकर मिलती है, वहां आप देख सकते हैं। अब बात करें तो अंतिम रूप से यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जहां पे मैंग्रोव वनस्पति अवस्थित है, भारत में बहुत ही ज्यादा वह खूबसूरत है, इसलिए उसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।